नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। आज की टॉप न्यूज में हमारे पास सोना है, जहां पर ओवरनाइट ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर फिर से बनते हुए देखे हैं। यहां से अब क्या सेंस है, किस तरह से कंज्यूमर्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट को लेकर यहां पर कैसे उसको देखती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर खाने के तेलों की, जहां पर काफी सारी खबरें निकल के आ रही हैं। एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की बात है, दूसरी तरफ पाम अभी भी यहाँ पर प्रीमियम में है, और तीसरी तरफ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता यहाँ पर कम खाने का तेल इस्तेमाल करे, क्योंकि ज्यादा तेल खाने से यहाँ पर फिटनेस में इश्यूज हैं। और फिर यहाँ पर बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टैरिफ्स की चिंताएं तो हैं ही, साथ ही साथ एक नया वायरस भी निकल के आया है। मेटल्स इसे कैसे इंपैक्ट होंगे, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने, एंड ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं। एंड किशोर, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? अब यहाँ से ऑल टाइम हाईज हमने लगातार बनते हुए देखे हैं, और कल रात के अगर नंबर्स देखें तो ये 11वीं बार है जब इस साल में हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। Good morning, Manisha. I think see global uncertainty, especially टैरिफ्स को लेकर और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न्स है, आई थिंक वो काफ़ी कहीं ना कहीं गोल्ड को जो सपोर्ट दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम जो डॉलर में जो रैली है एक बार के लिए वो रुक गया है, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर मान के चल सकते हैं। एंड बेसिकली अनसर्टेनिटी इज़ ड्राइविंग द प्राइसेस। आई थिंक दैट इज मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर डिमांड अभी भी पिकअप हुआ है, स्पेशली ईटीएफ्स में भी आपको डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। सो दो आई थिंक कंजम्पशन डिमांड, स्पेशली जो ज्वेलरी लेड कंजम्पशन डिमांड है वो थोड़ा बहुत वीक है, बट आई थिंक इन्वेस्टर एंड फंड डिमांड अभी भी ही बरकरार है। तो प्रॉब्ली 3000 क्रॉस करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है, ऊपर में प्रॉफिट टेकिंग भी आ रहा है। तो आई थिंक देयर इज़ अ गुड हेल्दी व्हाट यू कॉल एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हम देख रहे हैं, बिकॉज ये बार बार कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना भी ऊपर में सेलिंग आ रहा है उसके बावजूद भी गिर नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार अगर 3000 के पार कर देता है, प्रॉब्ली $3200-3300 का जो लेवल है वो शायद बहुत ही कम समय में आ सकता है, बिकॉज वहाँ के उसके ऊपर आपका जो है ऑप्शंस का शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगा। एंड काफ़ी हद तक आप अगर देखें $3000 के आसपास का जो पुट्स है वो बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑप्शंस का पोजीशंस है। सो $3000 अगर क्रॉस करके थोड़ा सेटल हो जाता है ऊपर में, तो आपको $3200-3300 बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकता है। और अगर 3000 बहुत जल्दी क्रॉस नहीं करता है किशोर, अगर यहाँ पर नीचे प्राइसेस आते हैं, तो फिर नीचे कहाँ पर सपोर्ट है? आई थिंक नीचे 2750 2780 तक का डाउनसाइड है, बट आई थिंक उसके लिए आपको कुछ बड़ा न्यूज़ फ्लो चाहिए। इधर अगर ट्रंप और पुतिन का मीटिंग से कुछ निकल के आ जाए, और या ट्रंप और चाइना के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हो जाए। सो आई थिंक इधर इट इज़ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लार्ज न्यूज़ अगर रहेंगे तो ही आपको बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तब तक मुझे लगता है 2900 2850 से लेके 3000 के बीच में जो है 2950 से इधर $100 का रेंज है, 2850 2950। आई थिंक ये रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग बाइंग देख रहे हैं। ओवरऑल इवन यूएस मार्केट्स में भी है, एशियन मार्केट्स में भी उस लेवल्स में काफ़ी हद तक बाइंग सपोर्ट है। तो मुझे बहुत बड़ा करेक्शन दिख नहीं रहे हैं अनटिल अनलेस देयर इज अ लार्ज न्यूज़ है, इधर इट इज़ जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक न्यूज़। अगर वो बड़ा न्यूज़ अगर जो करंट सिचुएशन को बदल सकता है, तब तक इसमें बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। ऑलराइट, फेयर पॉइंट। हमारे साथ कामाख्या ज्वेल्स के मनोज झा भी हैं। मनोज जी नमस्कार। और क्योंकि हायर प्राइसेस हैं, वॉलेटिलिटी है, लेकिन हायर हाईज लगातार यहाँ पर बन रहे हैं, पहले तो आपसे कंज्यूमर्स का सेंस लेना चाहेंगे कि बाइंग कैसी है, और फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री इससे कैसे इंपैक्टेड है वो भी जानना चाहेंगे। लेकिन कंज्यूमर्स पहले। और अगर पिछले 2-1 महीने देखें तो ईटीएफ की बाइंग काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन रिटेल ज्वेलरी की डिमांड में कुछ इंपैक्ट है। अगर आप इसे नंबर्स में बयान कर सकें। नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली गोल्ड का प्राइस जो है काफी इम्पैक्ट इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अभी पूरा इसका इम्पैक्ट है, और रिटेल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। नो डाउट सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आ रही है, ईटीएफ में बाइंग आ रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, ऐसा नहीं, इंडिया में भी है और बाहर भी है, गोल्ड बार्स वगैरह में डिमांड है। लेकिन रिटेल जो है वो बहुत ही कम हो गया है। अगर आप नंबर्स पे बात करें तो ये 50% या उसके भी नीचे आ गई है, और उसका एक ही रीजन, सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड रेट का फ्लक्चुएशन। रिटेल में जो है तभी सेल होती है
जब वो मार्केट स्टेबल रहता है। गिरते हुए भाव में भी रिटेल में सेल्स नहीं होती है और बढ़ते हुए भाव में भी बहुत ज्यादा सेल्स नहीं होती है। तो ये साल बहुत ही खराब रहा है हमारे इंडस्ट्री के लिए। वो सबसे बड़ा उसका रीजन है फ्लक्चुएशन इन गोल्ड रेट। अगर ये रेट बना रहता है, जैसा कि हमारे दूसरे फ्रेंड ने बोला कि अगर ये रेट बना रहता है 3,000 के ऊपर भी सस्टेन करता है, या यहाँ जो भाव है इस पे सस्टेन करता है और इस पे ही ट्रेडिंग होती रहती है, तो वापस खरीदारी का माहौल आएगा। नहीं तो आगे भी और तकलीफें बढ़ सकती हैं। ये तो जहाँ बात हुई कंज्यूमर्स की, जहां पे आपने कहा इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी है, रिटेल ज्वेलरी की डिमांड बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन बहुत सारी खबरें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। यूएस में सोना ले जाया जा रहा है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके से भी, और हमने वो प्राइस डिस्पैरिटी यहाँ पर आते हुए देखी है। इंडियन मार्केट्स में एक तो क्या वो जो डिस्काउंट्स चल रहे थे अभी भी हैं, और दूसरा एज एन इंडस्ट्री आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका? देखिए, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो टैरिफ का अनाउंसमेंट जब से हुआ कि यूएस में कि टैरिफ बढ़ जाएगी और उस पे अटकलें चल रही है, 30 डेज बढ़ा दे रहे हैं, कभी किसी और कंट्री से कोई निगोशिएशन चल रही है। तो उससे क्या हुआ, नवंबर महीने से ही जितने भी वर्ल्ड में गोल्ड है, खासकर जो लंदन में है, वहां पे सभी बैंक, इंडिया में जैसे 14 बैंक्स हैं जो गोल्ड मेटल लोन देते हैं, तो वो सब लोग जो है लंदन से स्विस पहले भेजा गया, क्योंकि लंदन में जो बार्स होते हैं वो डायरेक्ट यूएस नहीं भेज सकते हैं। तो वो पहले स्विस भेजा गया, वहां उसका मार्किंग चेंज किया गया और वहां सब यूएस चला गया। यानी कि पूरे वर्ल्ड से जहां भी गोल्ड है उसको ज्यादातर यूएस भेजा गया, जो यूएस से यहाँ पे कंसाइनमेंट बेसिस पे डिफरेंट कंट्रीज में एज ए गोल्ड मेटल लोन देते हैं। तो एकाएक शॉर्टेज जैसे आ गई पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया में। अगर आप बोलना चाहें तो एज ए ज्वेलर मैं भी एक गोल्ड मेटल लेन अवेल करता था। तो शॉर्टेज आने के बाद से जो ये 14 बैंक्स के जो सप्लायर्स हैं, उनको उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट, गोल्ड का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 2% से 2.5-3%, 3.5% के आसपास मैक्सिमम होता है, या 4% पकड़ लो। लेकिन नवंबर महीने से अभी तक में वो जो 3-4% वाला है वो 6%, 7%, 8-9 तक आ गया। तो यानी कि ये 2 महीने में अगर आपका इंटरेस्ट रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, तो कॉस्टिंग ज्वेलर की बढ़ चुकी है। जो भी ज्वेलर जीएमएल रखते हैं उनकी कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। वो पहले क्या करते थे, कंसाइनमेंट बेसिस पे लेते थे गोल्ड, और जिस दिन जब वो बेचते थे अपने कस्टमर को, किलो किलो में वो नो डाउट उसका रेट कटता है, तो उस दिन उसका रेट कट करते थे। तो ये एक तरह का उनका हेज था, जिनका कॉस्ट केवल 3% 4% होता था, जो आज कम से कम 7% हो गया है। तो ये हेज उनका खत्म हो गया। वो 180 दिन तक के लिए उनको ये बैंक्स, 14 बैंक्स ना देती थी, और एक 180 डेज के अंदर आप डोमेस्टिक यूज में उसको कट कर सकते। तो वो हेजिंग खत्म हो गया, और बहुत इससे क्या हो गया, बहुत लोगों के पास मार्जिन कॉल्स भी आ गए, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड रेट बढ़ता है उसका मार्जिन भी वो बहुत ज्यादा लेते हैं। तो ओवरऑल ओ, कॉस्टिंग ऑफ द गोल्ड हैव इंक्रीज्ड। अब ज्वेलर्स ऐसे ही लो मार्जिन में काम करते हैं, खासकर जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी होता है। आपको मालूम है कि जी। उसका केवल मेकिंग चार्जेस 4%, 5%, 6%, इसके आसपास ही परसेंटेज बेसिस में मैक्सिमम ज्वेलर काम करते हैं। तो आज अगर उनको 3-4% उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ओवरऑल बाजार में जब वो बेचने जाएंगे अभी, तो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा जो जितने भी लेबर चार्जेस हैं वो 3-4% से बढ़े हुए नजर आएंगे। और ऑलरेडी मंदी है मार्केट में, ऐसे ही कस्टमर नहीं है, और 3-4% अगर आपका फ्यूचर में बढ़ जाता है लेबर चार्जेस, तो वो एक रिटेल मार्केट को और ज्यादा भी इंपैक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस एक ज्वेलर्स को इमीडिएटली बेसिस, आप समझो आज बैंक इंटरेस्ट रेट अगर होम लोन आपका 8% है, 8 का सीधा 19%, 20% आए, तो आपको मनीषा जी कितना इंपैक्ट करेगा। सेम चीज हो गया, या 3-4% का सीधा 7-8% विद इन 2 मंथ्स हो गया, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है ज्वेलर्स के पास जिन्होंने जीएमएल लिया था, और उसका फाइनल इंपैक्ट जो है रिटेल में आएगा। और ऑलरेडी मंदी है, तो मुझे लगता है इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। और ये जो ट्रम्प का क्राइसिस चल रहा है गोल्ड का, वो जल्द से जल्द वो रेक्टिफाई होना, उसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये फियर फैक्टर जो है हमारी इंडस्ट्री को और तकलीफ में डाल सकता है।
आपने बहुत बेहतरीन समझाया उसे मनोज जी कि किस तरह से यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन मार्जिन आता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स इसे पास ऑन किया जाएगा कंज्यूमर को जो ऑलरेडी यहाँ पर हायर गोल्ड प्राइसेस देख रहे हैं। तो क्लियरली स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी असमंजस वाली है, कंज्यूमर्स के लिहाज से तो है ही, लेकिन इंडस्ट्री को भी क्या इस बढ़ते गोल्ड का बहुत फायदा है, शायद सबको नहीं है। बहुत शुक्रिया मनोज जी साथ जुड़ने के लिए और वो बात यहाँ पर करने के लिए। लेकिन चांदी की पर भी नजर डालेंगे और यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल कारोबार है। जो गिरावट मेटल्स में है किशोर, वो हमने चांदी में भी आते हुए देखी है। ओवरऑल मेटल एज अ पैक को अब कैसे देखते हैं आप? आई थिंक सी ओवरऑल मेटल्स एज अ पैक मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप्स में बाइंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो चाइना और यूएस के बीच में जितना एंटिसिपेटेड था उतना तनाव नहीं है, और हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रशिया के ऊपर भी थोड़ा सॉफ्टर स्टैंड्स दिखाई दे रहा है। सो अगर सिल्वर का बात करें तो 95,300 का लेवल्स जो है मुझे बेहतर लगता है कि यहाँ एक बार बाइंग करने के लिए 96,500 का टारगेट रख सकते हैं। अदर मेटल्स में अगर देखें तो एल्यूमिनियम एक शॉर्ट टर्म बाई लग सकता है, 257 के आसपास एल्यूमिनियम बाइंग कर सकते हैं 262 का टारगेट के लिए। ऑन द अदर मेटल साइड कॉपर इज ऑल्सो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बार बाइंग हो सकता है। 861 इज़ अ गुड लेवल टू बाई कॉपर। 868 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। डाउन साइड में 857 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वेल ये मेटल्स और सोने चांदी की बात है, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि खाने के तेलों में जो इतनी सारी हेडलाइंस निकल के आ रही हैं उनके क्या मायने हैं। Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Assam's dynamic Chief Minister Honorable Shri Hemanta Biswa Sharma ji, respected Dr. Jaishankar, respected Shri Sonowal ji, respected Shri Jyotirajya Scindia, respected Governor Shri Lakshmi Prasad Acharya, respected Shri Manik Saha, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Sokolere Proti Namaskar. It is an honor to be speaking again at the Advantage Assam Summit. Before I begin my address, I want to sincerely pray to Ma Kamakhya, the goddess of energy and creation, not only to bless all in Assam, but to bless all of India. Param Adarniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji. The title of this summit is Advantage Assam, but the greatest advantage for every Assamese and every Indian is that we are blessed with your visionary leadership. In the past 11 years, you have brought 4 unique advantages to Assam. Advantage 1. You have brought Assam and the rest of Northeast from the periphery to the center of India's development map. You have yourself visited the Northeast over 70 times, more than any other Prime Minister in the past. Advantage 2. You have given an inspiring new mantra to Assam. Act East, act fast, and act first. Assam indeed has the potential to develop so fast that the Southeast Asia and the East Asia will begin to look westwards towards Assam as the land of growth opportunities. Advantage 3. You have heralded an unprecedented era of connectivity revolution in Assam and Northeast. Not only physical connectivity, not only digital connectivity, not only developmental connectivity, but above all, you have promoted emotional connectivity between the people of this region and the rest of India. Advantage 4. You have made technology the main driver of development. Because of the popularity of Assam tea, until now, Assam is known as the tea paradise. In the coming years and decades, I am sure Assam will be known to the world also as a technological paradise. Assam's
tech-savvy youth will give a new meaning to AI in the coming decades. AI will not only mean artificial intelligence, but will mean also Assam intelligence. Honorable Shri Chief Minister, Shri Hemanta ji, under your passionate and youthful leadership, Assam has emerged as one of the fastest growing states in India. When you recently came to meet me in Mumbai, you said, Mukesh bhai, it is not enough that Assam grows at double-digit rate. It should double in size in the shortest time and double again every time. I will not rest until I make Assam a mega economic powerhouse. Your words convinced me that your vision for the future of Assam is bold and extraordinary. And I said to myself, when Assam is setting such an ambitious goal to itself, how can Reliance in industry stay behind? Dear participants in this summit, in the previous summit in 2018, Reliance had committed an investment of 5,000 crores in Assam. Since then, our investment in the state has exceeded 12,000 crores. In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years in the following 5 priority areas. Our first priority is to make Assam tech-ready and AI-ready. For us, Assam's digital transformation is a noble and patriotic mission. Jio has made Assam not only 2G Mukt, but 5G Yukt. We are very grateful for the people of Assam to adopt Jio with their heart. After building world-class connectivity infrastructure, we will now install high-performance computing infrastructure. Reliance will establish an AI-ready data center in Assam, which will benefit students with AI-assisted teachers, patients with AI-assisted doctors, agriculture will benefit from AI-assisted farmers, and AI will help Assam's youth to learn from home and earn from home. Our second priority is to make Assam a hub of clean and green energy. This will include nuclear energy in line with the government's new policy to invite private participation in the nuclear industry. And Reliance will build 2 world-class hubs of compressed biogas and CBG over wastelands in Assam. This will produce 8 lakh tons of clean biogas annually, enough to fuel 2 lakh passenger cars every day. Our third priority is to help Assam become a major supplier of food and non-food consumer products to national and international markets. We will set up a mega food park which will add value to the abundant agriculture and horticulture produce of Assam. We have already set up a world-class bottling plant in Assam for our Campa Cola and Independence range of packaged drinking water. Our fourth priority is to double the number of Reliance retail stores in the state from existing 400 to 800 stores in the next 5 years. Our fifth priority is to boost high-end hotel and hospitality economy in Assam. Assam will build a luxurious 7-star Oberoi hotel in the heart of Assam. These 5 mega initiatives will also create tens of thousands of direct and indirect employment opportunities for the youth in Assam. Friends, today I am also pleased to announce a philanthropic initiative by Reliance Foundation. Assam has a rich heritage of arts and crafts. It is one of the largest producers of bamboo, which is called green gold, and Sualkuchi, the center of Assam's famous silk industry, has the potential to grow manifold in generation of incomes and jobs.
Reliance Foundation, together with our Swadesh stores, would like to collaborate with the state government to promote this heritage. Most esteemed friends, I conclude by affirming that the possibilities for Assam are aseem. They are limitless. I assure our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Chief Minister Sharma ji that Reliance will continue to remain a proud and dependable partner in this mission. And I again end with my sincere prayers to Ma Kamakhya to bless us all. Thank you. ऑल राइट, वो एडवांटेज असम 2.0 में मुकेश अंबानी जी यहाँ पर काफ़ी कुछ बताते हुए, ऑफ कोर्स असम काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाय के हिसाब से, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जो बायोगैस का उत्पादन है वो भी वहाँ पर किया जाएगा और साथ ही साथ रिलायंस का निवेश जो है वो 50,000 करोड़ से अधिक करेंगे असम में, ऐसा मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर अनाउंस किया है। साथ ही साथ असम की तरक्की में रिलायंस का खड़ा रहना और खड़े रहेंगे आगे जाकर, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि जो 5G है और साथ साथ में और भी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर आगे आकर रिलायंस करेगा। और जैसे कहा गया, असम में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर प्लेज किया है असम एडवांटेज असम 2.0 में। वेल, इसी के साथ लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला और इक्विटी मार्केट्स पर फोकस रहेगा इस ब्रेक के बाद।